एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको बहुत सा नमस्कार ऑन द ओलंपिक स्टोरी पावर्ड बाय स्पोर्ट्स अड्डा। यस, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें जज्बात हैं, जुनून है, कभी कभी निराशा है, मगर हमेशा अंत में हर्षो उल्लास है। और ये कहानी हम आपको हर रोज सुनाएंगे एक नए सूत्रधार की जुबानी। और आज ऑफ कोर्स हमारे साथ है एक ऐसी महिला जिन्होंने भारतीय जूडो इतिहास में अपनी गरिमा से नवाजा है चीजों को। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, इंट्रोड्यूसिंग द वन एंड ओनली गरिमा चौधरी जी। गरिमा चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पे। बहुत अच्छा लग रहा है आपको हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर। एंड आप काफी फिट लग रही हैं, सो वेल डन। थैंक यू सो मच सर, स्पोर्ट्स अड्डा को थैंक यू मुझे इनवाइट किया है कि मैं जूडो के बारे में बता सकूं आप सबको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगले हम 20-25 मिनट में काफी बातचीत करेंगे बहुत सी चीजों के बारे में। तो वेल ऑफ कोर्स हम शुरुआत करते हैं जूडो से ही, ऑब्वियसली, जहाँ पे आपने बहुत बारी देश के लिए झंडा फहराया है और लहराया है। तो गरिमा जी, जूडो के बारे में अगर हम दर्शकों को भी बताएं और ऑफ कोर्स आप भी मेरे को अगर बताएं तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। जो मुझे समझ आता है जूडो के बारे में वो ये आता है कि जूडो अगर हम जापानी भाषा में समझें तो इसको जेंटल वे कहा जाता है, और जो खिलाड़ी इसको खेलता है उसको जुडोका कहा जाता है, और जो आप सूट पहनते हैं खेलने के लिए उसको जुडोकी कहा जाता है। मगर ये तो सिर्फ छोटी मोटी चीजें हैं जो मुझे पता है। जरूर मैं समझना चाहूंगा आपसे कि कहानी है क्या जूडो के बारे में। जूडो नेशनल गेम है जापान का, और अभी आप देखें कि टोक्यो में ओलंपिक्स हो रहे हैं तो जूडो आप देखना कि सबसे ज़्यादा जो गोल्ड होंगे वो जापान के होंगे, क्योंकि जूडो जापान का नेशनल गेम है। बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि बेसिकली जो शुरुआत हुई जूडो की, इंट्रोड्यूस हुआ जूडो 1964 में हुआ। जैसे आपने कहा बिल्कुल सही कि नेशनल गेम है जापान की। तो टोक्यो गेम्स में 1964 में हुआ। महिला खिलाड़ी अलाउड नहीं थी गेम्स मतलब मेडल के लिए 1992 तक। उसके बाद से ऑफ कोर्स 1992 से शुरुआत हुई महिला खिलाड़ियों की जूडो। तो जूडो अगर हम देखें तो इसमें वार नहीं करा जाता, जैसे मुक्के या लात नहीं मारी जाती, मगर इसमें थ्रो किया जाता है या सबमिट किया जाता है, और यही तरीके हैं पॉइंट्स जीतने के। सही कह रहा हूँ क्या गरिमा जी? हाँ जी, इसके अंदर स्कोर होता है, वजारी होता है, कौन होता है, और अटैकिंग डिफेंस डिपेंड करता है। और हमारी जैसे लड़कियों की 4 मिनट की फाइट होती है, और उसमें हम उसको पहले भी ख़त्म कर सकते हैं कि जैसे हमारी देशी भाषा में बोला जाता है कि उठा के पटकना। अगर हम बैक के बल आता है तो वजारी या इकोन मिलता है तो वो तभी की तभी फाइट खत्म हो जाती है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो वेल ऑफ कोर्स गरिमा जी, आपकी जर्नी कैसी रही शुरुआत से? अगर आप जरा हमारे को बताएं कि जूडो की जर्नी आपकी कैसी रही है, आपको किस चीज ने मोहित किया कि आप इस स्पोर्ट को शुरू करें? और क्योंकि ये ऐसा स्पोर्ट है जो देश में ज्यादातर ऑफ कोर्स अगर देखा जाए तो लोग समझते हैं कि हम रेसलिंग कर लेते हैं, या हम बैडमिंटन खेल लेते हैं, टेनिस खेल लेते हैं, टीटी खेल लेते हैं, और बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स हैं। जूडो में ज्यादातर लोग उस तरफ नहीं जाते, मगर आपको वो कैसे आप इंटरेस्ट हुआ, आप कहाँ से वहां से निकल गए? जूडो एक डिफरेंट गेम है, जैसे मार्शल आर्ट में इसको गिना जाता है। तो मैं बहुत छोटी होती थी, मुझे आज भी याद है कि जब मैं 10 साल की होती थी तो मेरे मम्मी मुझे स्टेडियम ऐसे ही घुमाने के लिए लेके जाते थे। तो मैं लाइक टॉम बॉय लाइक थी, तो मार और उसमें बहुत मारती थी। तो मैं स्टेडियम में गई थी तो फिर मैंने बॉक्सिंग और ये सब देखे थे, तो जूडो मुझे एक डिफरेंट गेम लगा। तो फिर मैं सोचा कि एंजॉय करने के लिए क्यों ना ये किया जाए। तो मुझे नहीं पता था कि मैं एंजॉय करते करते इसको अपना करियर बना बैठूं। अरे बहुत अच्छी कहानी, और मैं खुश हुआ ये सुन के कि मैं आपके साथ स्कूल में नहीं था, नहीं तो पता लगता कि मेरे को भी आपने पटक दिया होता। चलो अच्छी बात है। मगर ऑफ कोर्स यही सिखाया जाता है कि आपको अननेसेसरी किसी को मारना नहीं, हार्म नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल। मार्शल आर्ट का सबसे पहला रूल वही है कि आप इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे बाहर।
सिर्फ ये उस मैट पे या उस रिंग में ही इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो गरिमा जी, ऑफ कोर्स अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ जो कैटेगरीज है, जो वेट कैटेगरीज आती हैं, 7 कैटेगरीज हैं मेन और विमेन के लिए। आपने ऑफ कोर्स 63 केजी कैटेगरी में करा है, और एक्स्ट्रा लाइट वेट है मेन का 60 केजीज, एक्स्ट्रा लाइट वेट विमेन का है 40 केजीज, और वैसे वैसे बढ़ता जाता है। एंड जो हैवी वेट है कैटेगरी मेन के लिए वो 100 किलो आता है, और हैवी वेट 100 प्लस केजी भी आता है मेन के लिए, एंड विमेन के लिए ये 78 केजीज पे आता है, राइट? तो एक इस पे जरूर मैंने आपसे बात करनी है, वो ये है गरिमा जी के देश ने बहुत सी टीमें इजाद की हैं, मगर जूडो में अफसोस अभी तक हम पिछले 12 साल में कभी भी टीम को नहीं भेज पाए। हमेशा जो रिप्रेजेंट किया है जूडो को खेलों में, ओलंपिक्स में, सिर्फ एक ही खिलाड़ी ने किया है। 7 कैटेगरीज है, 14 कैटेगरीज है एक्चुअली, हम टोटल देखें तो मेडल्स की कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि ये सिर्फ 12 साल में हम हर बारी सिर्फ एक ही खिलाड़ी को भेज पाए? अभी जैसे मैं देख रही हूँ कि हम 12 साल से सिर्फ एक ही हम क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तो क्या कहीं ये सिस्टम में भी प्रॉब्लम होती है। और अभी जैसे लास्ट 4 ईयर्स से आप देखेंगे कि गेम का जो लेवल है ना वो बहुत ऊपर चला गया हर स्पोर्ट्स का। क्योंकि इस टाइम आप देखो कि पहले अभी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी हैं, और अभी गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है। तो बस अगर हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे हटे हैं लास्ट 4 ईयर में, तो वो हम सिर्फ वायरस की वजह से पीछे हटे हैं। क्योंकि भी एशियन गेम्स के बाद में हमारा क्वालिफिकेशन राउंड शुरू हो जाता है, तो जितने भी हमारे टूर्नामेंट थे वो ज़्यादातर कैंसिल हो गए। और क्या होता है कि हमारे यहाँ एक रूल है जूडो में कि अगर आपकी कोई भी 14 में से कोई भी प्लेयर अगर वायरस में आता है या उसको कोरोना होता है, तो वो पूरी टीम को ही बाहर कर देते हैं। जैसे अभी लास्ट हम लोग एशियन चैम्पियनशिप खेलने गए थे, और उसके अंदर कम से कम 3 से 4 मेडल आने की पॉसिबल थे। क्योंकि हमारा जो स्पोर्ट्स है वो ड्रॉ के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि हमारे ड्रॉ कैसे पड़ते हैं। तो जहाँ तक उसी टीम का हिस्सा मैं भी थी, तो मैंने वहाँ पे देखा कि हमारे कम से कम 3 से 4 मेडल आते हैं। तो वहाँ पे 3 जनों को कोरोना हो गया था, तो पूरी की पूरी टीम। मगर ये सुन के एक्चुअली सच में बताऊं बहुत इनकरेजिंग बात है गरिमा जी कि हमारे देश में हुनर है, टैलेंट है, जैसे आपने कहा, और बहुत अच्छी चीज़ है कि अब हमारे को उस हुनर और टैलेंट को एक दिशा भी मिल रही है। जैसे आपने कहा कि पिछले 3 से 4 साल में 4 ईयर्स से तो गेम का जो लेवल है वो बहुत ऊपर चला गया। बहुत अच्छी बात है। सीरियसली आप देखोगे कि खेलो इंडिया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि नीचे ग्रास रूट लेवल पे काम किया जा रहा है। और अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कल में ज़रूर मेडल का हम सोच सकते हैं कि हाँ हमारा गेम है या कोई भी स्पोर्ट्स है कि वो मेडल देंगे। और अभी आप देखना कि अगर टोक्यो ओलंपिक्स होते हैं तो उसके अंदर परफॉर्मेंस देखना कि अच्छी ही आएगी, क्योंकि पक्का है, मुझे पक्का है ठीक। तो क्योंकि अभी प्लेयर को बहुत सारी फैसिलिटीज पहले से पहले जब मिलती है तो प्लेयर अपना 100% जरूर करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। और ऑफ कोर्स जैसे ही आपने अभी बात की ओलंपिक्स की, तो हम इस पे जरा थोड़ी सी नजर डालते हैं गरिमा जी कि हमारी जो जूडो की एक जर्नी रही है ओलंपिक्स में वो क्या रही है। तो लंदन ओलंपिक्स में गरिमा चौधरी जी ने हमारे को रिप्रेजेंट किया था, और 63 केजीज में वो लड़ी थी। उसके बाद रियो ओलंपिक्स में अवतार सिंह जी ने हमारे को रिप्रेजेंट किया भारत को, वो 100 केजी में लड़े थे। एंड ऑफ कोर्स अब जो टोक्यो ओलंपिक्स में लड़ने वाली हैं वो है सुशीला देवी जी, जो एक्स्ट्रा लाइट वेट कैटेगरी में लड़ेंगी, विच इज 48 केजीज। तो वेल एक्चुअली काफी ज्यादा इनकरेजिंग है। मगर इस पे ऑफ कोर्स एक मेरा सवाल जरूर उठेगा, वो ये उठेगा गरिमा जी के एक बहुत कमाल की जर्नी रही है आपकी। आपके जो जितने आपने मेडल्स जीते हैं, कॉमनवेल्थ हो गया, एशियन गेम्स हो गया, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हो गई, बहुत कमाल की चीजें। मगर ओलंपिक्स
आपकी कहानी हमेशा जिसे कहते हैं कि एक वो अलग ही जज्बा है, वो एक अलग ही मजा है जिसमें एक इंसान जाके वहां पे परफॉर्म करना चाहता है। तो आपके लिए वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था लंदन ओलंपिक्स का? वो एक्सपीरियंस बहुत ही मतलब अच्छा रहा, क्योंकि जस्ट मैं 22 इयर्स की थी, और 22 इयर्स के साथ साथ में आप रूम शेयर कर रहे हो मैरी कॉम के साथ, जो अरे वाह, 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, आप उसको देख रहे हो। वो बहुत ही, आप मानोगे कि इतने बड़े लीजेंड हैं वो। मतलब आज का स्पोर्ट्स में क्या, आप हमारे देश में देखोगे तो एक लीजेंड है, रोल मॉडल है सभी यंग्स के लिए। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं उस टाइम उनके साथ में थी, मैंने उनको देखा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही बोलता है कि मतलब मैं उसको बातों में नहीं बता सकती, पर एक प्लेयर का जो सपना होता है ओलंपिक्स खेलना, कि वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत पॉजिटिविटी थी, और बहुत अंदर से इंकरेज करने वाला था कि हाँ, मुझे और कुछ करना चाहिए और आगे करना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ में मेरी दीदी थे रूम में, और उनका लाइफ स्टाइल उनको देखना, और उस टाइम में उन्होंने ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल लिया था, और वो अभी तक भी खेल रहे हैं। तो जब वो खेल सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल सही बात कही आपने गरिमा जी, इट इज सो एनकरेजिंग। और जैसे आपने कहा, कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जिंदगी में जो लफ्जों में बयान नहीं करे जाते, मगर वो अपना मार्क छोड़ जाते हैं, और वो जिंदगी भर वो लम्हे याद रहते हैं, और एक इंसान उससे उनको वापस जब सोचता है या देखता है तो हमेशा एक गर्व का एहसास होता है, जो मुझे दिख रहा है अभी आपको देख के। तो बिल्कुल। अच्छा, तो अब गरिमा जी देखिए, आप ऑलरेडी ओलंपिक्स खेल चुकी हैं और आपने रिप्रेजेंट किया है देश को। सुशीला देवी जी जो इस बारी टोक्यो ओलंपिक्स में जाने वाली हैं, आपका उन पे अगर हम थोड़ी सी रोशनी अगर हम डालें, आपके हिसाब से ऑब्वियसली आप ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं अब, और मगर अगर आप उन पे अगर थोड़ी सी रोशनी डालें, वो आज की तारीख में वर्ल्ड रैंक उनका जो है वो 46 है, और वो पहली बार ऑब्वियसली ओलंपिक्स में इस बारी कम्पीट करेंगी और उतरेंगी। तो क्या आपको ये लगता है कि वो एक सरप्राइज कर सकती हैं लोगों को, क्योंकि ज्यादा लोगों ने उन पे गौर नहीं किया होगा या उनको ज्यादा देखा नहीं होगा? तो क्या ऐसा हो सकता है कि सुशीला देवी जी कुछ ऐसा कर दें जिससे सभी लोग चौकन्ने हो जाएं या अचंभित हो जाएं? और देखो, मेरा मानना है कि लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, और वो बहुत हार्ड वर्कर है, उसने बहुत मेहनत की है, और मैं उसको लास्ट 7 to 8 ईयर से देख रही हूँ। तो वो कर सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती है, कर सकती है, क्योंकि जब हम लाइमलाइट में नहीं होते तो तभी हम सरप्राइज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। वेल ऑफ कोर्स, अब आपसे ये जरूर मैं समझना चाहूंगा गरिमा जी कि सुशीला देवी जी अब ऑफ कोर्स वहां पे है, टोक्यो में है, और आप ऑलरेडी ओलंपिक्स कर चुकी हैं। आगे बढ़ते हुए मैं ये जरूर समझना चाहूंगा आपसे कि आप उनको कहना क्या चाहेंगी, कुछ ऐसी चीजें जिससे उनकी गेम और थोड़ी तेज हो जाए या और शार्प हो जाए, और कुछ ऐसी गुड़ी कहानी जो आप उनको बता दें जिससे शायद वो सभी को पटक दे। मैं स्पेशल तो उसको कुछ कहना नहीं चाहती, मैं सिर्फ उसको यही बोलना चाहती हूँ, जैसे आप हो, जैसे आप खेलते हो, आप अपना बेस्ट कीजिए, क्योंकि आपने लास्ट 7 to 8 ईयर से कैंप में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो बस अपना बेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिक आप अच्छा करोगे और देश के लिए कुछ करोगे। यही बोलूँगी कि मारो और जीतो, बस डू योर बेस्ट ऑल। परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। मगर यहाँ पे गरिमा जी मैं आपसे ये जरूर एक और चीज पूछना चाहूंगा इसी पॉइंट पे, क्योंकि टीम नहीं जा रही ओलंपिक्स में, एक इंडिविजुअल खिलाड़ी जा रहा है, अकेला खिलाड़ी जा रहा है, तो वो चीज, दो चीजें हो सकती हैं उसमें। एक ये हो सकता है कि एक इंसान पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ जाए, राइट, या दूसरा एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि इंसान उस चीज को ऐसे समझे कि अरे यार, मैं यहाँ पे परफॉर्म करने आया हूँ, मुझे नहीं टेंशन कि मेरे साथ टीम है कि नहीं है, मेरे को कुछ हारने की कहानी तो है नहीं, मैं अकेली ही आई हूँ, तो मैं प्रेशर छोड़ो, मैं अपनी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस पे उतरती हूँ। तो
आप ये एक्सपीरियंस कर चुकी हैं ऑलरेडी, तो जी। क्या उस वक्त मानसिकता क्या रहती है एक खिलाड़ी की? अगर मैं उनको ये मैसेज भी देना चाहती हूँ, क्योंकि देखो कि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं यही बोलती हूँ, यही सोच के उतरो, आप मैट पे उतर रहे हो कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरी दुनिया आपके लिए खड़ी है। क्या कमाल का मैसेज दिया है आपने गरिमा जी, क्योंकि ऑब्वियसली इससे जरूर वो इनकरेज होंगी एंड आई एम श्योर उनकी परफॉर्मेंस और ज्यादा बढ़ेगी। हाँ जी। ये जरूर बात करूंगा आपसे गरिमा जी के हमने एक चीज जरूर देखी है कि, और ये आपने भी देखा है बिकॉज आप ये खेल बहुत टाइम से कर रही हैं, हमारा जो यूथ लेवल है जूडो का, वहां पे हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं बेशकीमती है। वहां पे अगर हम देखें तो कॉमनवेल्थ में हमने एक इवेंट में ही 8 मेडल जीत लिए, मगर अगर हम सीनियर टीम की बात करें तो कॉमनवेल्थ में हमने 8 मेडल ही जीते। तो ये क्या, इसकी क्या वजह क्या लगती है आपको कि जूनियर लेवल पे या यूथ लेवल पे हम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मगर जब तक हम सीनियर लेवल पे पहुंचते हैं तो क्या इशू क्या आ रहा है, गैप कहाँ पे आ रहा है? इशू मेरा मानना है कि जब हम जूनियर और यूथ होते हैं तो हम बेसिक अच्छा होता है, हमारे पास इंस्पायरिंग पार्टनर अच्छे होते हैं। बट जैसे ही हम सीनियर में आते हैं तो हमारे पास इंस्पायरिंग पार्टनर की कमी हो जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं हम लोग सिस्टम में और कहीं ना कहीं हम लोग प्लानिंग में पीछे रह जाते हैं, तो इसलिए हम सीनियर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर हम वही चीज़ जूनियर लेवल के बच्चे को लेके प्लानिंग करें सीनियर के लिए, तो मेरे को लगता है कि हम सीनियर में भी पीछे नहीं हैं, क्योंकि आप देखोगे कि हम लोग पूल फाइनल, क्वार्टर फाइनल एशियन गेम्स में, एशिया में हारते हैं। हम्म। तो जी। बेसिकली तो मगर ये अच्छी ये बात है जो आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले, सॉरी, जब आप ये कह रही थी कि 4 साल से मगर इम्प्रूवमेंट हुई, तो वो एक अच्छी चीज है। सीरियसली मैं मेरे को इतने साल स्पोर्ट्स करते हुए हो गए हैं, जितना इम्प्रूवमेंट ये 4 ईयर में मैंने देखा है, मैंने कभी भी नहीं देखा है। और अभी आप देखो कि इतने ओलंपिक्स हो चुके हैं, जितने भी प्लेयर इस ओलंपिक में गए हैं उनको कितना मतलब इंकरेज किया जा रहा है कि आप खेलो, हम पूरी दुनिया, पूरा इंडिया आपके साथ है, सब लोग उनको हाथों पे खड़ा रखा है। बिल्कुल सही तो बात, ये बिल्कुल सही अब बात। आप अपना बेस्ट कीजिए। आप ये मत सोचो कि मुझे गोल्ड लेना है, सिल्वर लेना है, ब्रॉन्ज लेना है। मुझे अपना बेस्ट करना है, और मेरे को देखो, हम ऑटोमेटिक अगर हम बेस्ट करेंगे तो हम अच्छा करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई मेडल जरूर गले में आएगा। बिल्कुल सही बात। अच्छा गरिमा जी, ऐसा है कि हर एक खिलाड़ी की, मैं मानता हूँ ये, कि एक बहुत अलग मानसिकता होती है बाकी सब लोगों से, क्योंकि वो एक अलग ही किस्म से अनुशासन में अपनी जिंदगी को जीता है, और हर रोज उसके लिए एक प्रैक्टिस है, हर रोज उसके लिए एक ट्रेनिंग है, चाहे वो छुट्टी हो, चाहे त्योहार हो, चाहे कुछ भी हो। तो आपने अपने आप को इतने सालों से क्या है आपकी जो रूटीन है या रेजिमेंट है, और आपने अपने आप को इतना डिसिप्लिन किस हिसाब से रखा है, क्योंकि बहुत ही गर्व की बात है और हम लोगों को भी उससे सीख मिलने को मिलेगी जरूर। जी, एक प्लेयर को आने के एक लेवल पे आने के बाद उसको मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ कंटिन्यू करना पड़ता है, लाइक आपकी फिटनेस और आपका डाइट, आपका रेस्ट कितना है। तो मैं कंटिन्यू अभी तक अपनी ट्रेनिंग कर रही हूँ। जो मेरे कोच हैं उनका शेड्यूल फॉलो करती हूँ। अभी जो मेरे साथ में मेरे कोच हैं मिस्टर जीवन शर्मा, वो भी टोक्यो में सुशीला के साथ गए हैं, वो उनकी भी स्टूडेंट है। तो उन्हीं को ही उनका ही जो हमारा जो एक्सरसाइज होती है और कुछ भी है, मैं उनसे ही बात करके फॉलो करती हूँ। जी, कमाल की बात है। अच्छा गरिमा जी, मगर ये जरूर बताइए, देखिए यहाँ पे ना मेरे को सच बोलिएगा, मैं आपसे जो अभी सवाल पूछने वाला हूँ, ठीक है, मुझे वो डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए। आपको याद होगा कि जब हम लोग स्कूल में थे, जब भी थे, जिस दिन टीचर नहीं आता था तो हम लोग जरूर धमाल चौकड़ी करते थे। करेक्ट कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, है ना? अब आपके कोच है नहीं, वो गए हुए हैं टोक्यो, और आप बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, अनुशासित हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है।
मगर ये जरूर सच बताना कि आपका जो वो चीट मील होता है, वो जो आप जब कोई देख नहीं रहा होता तो आप वो थोड़ी सी एक चीज खा लेती हैं, वो क्या है आपकी पसंदीदा जो चीट मील है, वो क्या है? और मेरे को हाँ, बिल्कुल सच बताना, ये मत बोलना कि बाद में कोच साहब देख लेंगे तो डांट पड़ जाएगी, बिल्कुल सच बताना। नहीं नहीं, चीट मील होता है जैसे सैटरडे या फिर संडे, कोई भी एक डे होता है। पर बीच बीच में क्या होता है कि ये आपने सही बोला कि जब कोच नहीं होता है तो कभी कभी जैसे मैं NIS पटियाला में ट्रेनिंग करती हूँ, तो मन करता है ना, तो वहाँ पे ही पास में एक गोलगप्पे की शॉप है। हाँ। वही खाने के लिए जाती थी। बट अभी लास्ट जब से मैंने ओलंपिक खेला है, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा डिसिप्लिन और ज़्यादा डेडिकेशन और ज़्यादा अपने आप को फोकस करने की कोशिश करती हूँ। तो बहुत कम है कि मैं कभी भी अपने आप को चीट कर पाती हूँ, क्योंकि मैं अगर अपने आप को चीट करूँगी तो मुझे लगता है कि मैं बहुत पीछे चली जाऊँगी। ये मैंने आपको ओलंपिक्स से पहले ही बताया है कि मैंने ऐसे किया हुआ है कि गोलगप्पे खाने चली जाती थी। बट जब से मैंने ओलंपिक खेला है, मैंने बहुत अप एंड डाउन देखा है। इंजरी हुई थी मुझे ओलंपिक्स के ड्यूरिंग, तो उसके बाद में जो मेरे अंदर अपने आप में चेंज आया है वो मुझे पता है। तो इसलिए मैं अपने आप को फोकस करने के लिए, फिट रहने के लिए, जो मेरे कोच मुझे प्लान बेस्ड हैं, मैं 100% उसको कोशिश करती हूँ कि पूरा करूँ। कमाल है गरिमा जी। मगर ये जरूर है कि आपकी जो अभी तक जर्नी रही है, और ऊपर वाला करे बहुत लंबी आपकी जर्नी चले, मगर ये जो आपने फाइनली कहा ना कि एक इंसान अगर चीट करता है तो शायद वो अपने आप को ही देख रहा है, और शायद उस वक्त जब वो अपनी परछाई देखता है तो शायद उसको लगता है कि नहीं यार, ये करा क्यों मैंने, क्योंकि मुझे आगे बहुत जाना है और अभी देश के लिए बहुत कुछ और करना है। जो जज्बा आप में है, कमाल है बात। तो वेल ऑफ कोर्स आगे बढ़ते हुए हमारा जो अगला साल है गरिमा जी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण साल है 2022। वहाँ पे एशियन गेम्स हैं, हमारी कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। तो उस हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि जूडो को अगर हम देखें तो हम किस हिसाब से इस चीज के बारे में प्रिपेयर करेंगे, और इंडिविजुअली आप भी किस हिसाब से इस चीज को तवज्जो दे रही हैं? क्योंकि जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि प्रेपरेशन यहाँ से शुरू हो जाती है, और फाइनली जाके जो प्रेपरेशन आप सब लोग कर रहे हैं वो है 2024 के ओलंपिक्स के लिए। तो उस पे अगर आप थोड़ा सा बताएं कि ये कितना महत्वपूर्ण है जो साल है अगला आने वाला। जैसे नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, ये कुछ इवेंट ऐसे होते हैं, आप देखोगे कि एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं एक प्लेयर्स के लिए, क्योंकि हमारे देश में भी ना लोग एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स को जानते हैं। वो ये नहीं जानते कि एशियन चैंपियन है, नेशनल चैंपियन है, जो नॉन मतलब गेम से नहीं जुड़ा है, वो लोग सिर्फ यही जानते हैं, अच्छा एशियन गेम्स में मेडल है, अच्छा कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल है, अच्छा ओलंपिक्स में मेडल है, वो लोग इतना ही जानते हैं। तो प्लेयर के भी माइंड में यही होता है कि मैं अपने आप को प्रूव करूँ, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, ये बहुत महत्वपूर्ण गेम्स है, तो इसमें अपना सब लोग इसी की तैयारी ही कर रहे हैं जी। तो कोई स्पेशल चीज है जो हम, मतलब जैसे कहा जाए कि हमने सीखा है अपनी अभी तक की सिचुएशन में, कि कोई हम अब स्पेशल चीज के हिसाब से अब ट्रेन करना चाह रहे हैं, या हमने कोई एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट ऐड किया है जिससे शायद हम और ज्यादा अचीव कर पाए आगे बढ़ते हुए? आप देखोगे कि लास्ट 1.5 साल से हमें कितना प्रॉब्लम हो रही है कि हम लोग देखो जूडो के लिए पार्टनर की जरूरत होती है, तो हमारे पार्टनर नहीं है, तो फिर हम इसी तरीके से अगर हम देखें कि ओलंपिक्स है, फिर एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, तो उसके लिए हमें तैयारी करनी है, तो अपने आप को फिट रखना पड़ेगा। तो यही मंत्र है कि हमें फिट रखना पड़ेगा अपने आप को। तो हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि दुनिया कर रही है नहीं कर रही है, क्योंकि हमें करना है तो करना है। तो इसलिए यही है कि पहले अपने आप को फिट रखना है, फिर हमें थोड़ा मौका मिलेगा तो हम लोग जूडो करेंगे, बेसिक करेंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा हम इम्प्रूव करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि इस टाइम में जितना साइज सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है इस टाइम में। तो अभी देखो कि उन्होंने सेंटर खोल दी है, क्योंकि इस टाइम भी वायरस चल रहा है, पर वो
एक रूल के अंदर बच्चों को रख के फिर भी ट्रेनिंग करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों का परफॉर्मेंस डाउन ना जाए। आपको भी पता है कि हम अगर 1 महीना नहीं करेंगे ट्रेनिंग, फिटनेस करते रहें तो हम लोग अपने गेम में पीछे चले जाते हैं। तो उनका भी यही है कि वो लोग सेंटर खोल रहे हैं और एक रूल बना के एक जगह पे रख के कि बच्चा बस ट्रेनिंग करे, रूम पे जाए, खाए, फिर ट्रेनिंग करे। उसमें प्लेयर का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि जो हमारा टारगेट है शायद वही टारगेट साई का है। जी। बहुत और बहुत बहुत जी सॉरी, आप कह रहे थे, सॉरी। यही टारगेट साई का है, यही टारगेट यही है कि प्लेयर का भी यही है और गवर्नमेंट भी इसलिए सपोर्ट कर रही है। मेडल आएंगे तो देखो गवर्नमेंट भी हाथ आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल सही बात है। एंड ऑफ कोर्स बहुत इंकरेजिंग है ये। इससे हर एक खिलाड़ी को प्रोत्साहन मिलता है। हर एक खिलाड़ी अपना पूरा दम लगाना चाहता है, पूरे जोश से ट्रेनिंग करता है, और शायद यही वो एक सीक्रेट स्पाइस है या एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो शायद हमारे को 2024 में कमाल कर दे। तो वेल ऑफ कोर्स अब समय आ चुका है गरिमा जी कि मैं चाहूंगा कि आप हमारे पूरे जो ओलंपिक कंटिजेंट है, सारे जो खिलाड़ी गए हैं वहाँ पे, उनके लिए अगर आप एक मैसेज दें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। जी, जितने भी हमारे इंडिया की तरफ से टोक्यो ओलंपिक्स में हमारा इंडिया टीम गई है, मैं उन्हीं को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और आप लोग अपना बेस्ट करें। और हमारे जितने भी इंडिया के देशवासी हैं, सबकी दुआएं आपके साथ हैं। डू योर बेस्ट। आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। सभी प्लेयर्स के लिए यही मैसेज है मेरे पास कि आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ है। आप अपना बेस्ट करें। ऑल द बेस्ट। That's brilliant. That is actually brilliant. और जैसे कहा जाए गरिमा जी, ये दिल से आवाज़ थी आपकी, एंड आई एम श्योर ये सब तक पहुंची होगी, और इससे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगी सारे खिलाड़ियों को कि वो पूरे दमखम से वी कैन मेक श्योर कि हम लोग कमाल करें इस बारी टोक्यो ओलंपिक्स में। बिल्कुल कमाल है। वेल, थैंक यू सो मच गरिमा जी, आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया, और मैं भी अब गोलगप्पे खाना बंद कर दूंगा। मैंने ये सीख ले ली है आपसे। नहीं, एक्चुअली सब कुछ खाना चाहिए। आप देखो कि मुझे आज भी याद है कि साइना नेहवाल का मेडल आया था तो उसकी डाइट में आइसक्रीम नहीं थी, बट उसको आइसक्रीम बहुत पसंद थी, आप जानते होंगे। तो प्लेयर को बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती है। सही बात जी। तो उन्होंने तब खाई जब उसका मेडल आया। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं ऐसे ही गोलगप्पे नहीं खाऊंगा, जब मैं अपना मेडल ले लूंगा तब खाऊंगा। वेल, ये समझाऊं मैं। वेल, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। एंड ऑफ कोर्स गरिमा जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और बहुत इनकरेजिंग है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन्ड और एक अनुशासित तरीके से ट्रेनिंग कर रही हैं, एंड ऑफ कोर्स अपने आप को फिट रख रही हैं। एंड आई एम होपिंग एंड प्रेइंग कि आगे बढ़ते हुए आप 2022 में, 2024 में कमाल करें एक बारी फिर देश के लिए। एंड इस जज्बे के साथ मैं आपको फिर से नमस्कार करता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। एंड ऑफ कोर्स जितने लोग हम देख रहे हैं, ये कहानी, हमारी ओलंपिक स्टोरी चलती रहेगी, क्योंकि अभी कहानी बहुत बाकी है मेरे दोस्त। एंड दिस इज ऑब्वियसली powered by Sports Adda. So make sure that you keep tuning in. Thank you, sir.